तो आज हम पढ़ेंगे विकर्ण द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 22। जैसा कि हम 21 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और आशा है कि आप जो है यहाँ तक की एनसीईआरटी अपने पढ़ ली होगी। और एनसीईआरटी जो है कंप्लीट करके चलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करके चलेंगे तो आपकी एनसीईआरटी एंड तक हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, अगर उसी क्रम में चलेंगे तो चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा। पहले आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं, सारे ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है, और किसी भी चीज को रटना नहीं है, हर चीज को समझ के चलना है। अगर आप हर चीज को समझेंगे तो बिल्कुल आपका जो है चैप्टर इतनी अच्छे से कंप्लीट होगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपके हाथ से नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न जो है ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप वो हल ना कर पाओ, अगर आपने चैप्टर को मेरे हिसाब से पढ़ा है तो। बाकी हमने इसके 21 लेक्चर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव तरंगों की प्रायिकता अर्थ। ये जो है, वैसे तो हम जो है प्रश्न कर रहे थे तो प्रश्नों के बीच में टॉपिक दिया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कवर कर देता हूँ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है, कुछ भी अपन को छोड़ना नहीं है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। वरना उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो उसको जल्दी जल्दी निपटा देंगे अपन। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फटाफट निपटाएंगे, लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा इसको एक बार। तो आशा है कि इसकी आप रीडिंग लगा के आए होंगे। इसके बाद हम एक लेक्चर उदाहरण कुछ और है वो कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में। उसके बाद हम डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद खत्म है, फिर आपका ये चैप्टर ही खत्म है, प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। और आपका जो है विकर्ण तत्व की द्वैत प्रकृति खत्म है चैप्टर। इसके बाद एक उदाहरण और डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। और मैं कोशिश करूंगा ये कम से कम लेक्चर में खत्म कर पाऊँ, क्योंकि जिससे आप ही बर्डन कम रहेगा। बट जो है अगर इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी पड़ती हैं तो फिर करना पड़ता है लेक्चर एक्सटेंड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने लेक्चर होंगे देख लेंगे। बट मेरे हिसाब से 3-4 लेक्चर, अभी तो 3-4 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में उदाहरण मैं कराऊंगा, और शायद 2-3 लेक्चर शायद डिवीजन 2 या 3 लेक्चर डिवीजन जनरल एक्सपेरिमेंट के होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंग और उनका अर्थ। तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो द्रव्य के संबंध में तरंग का अर्थ क्या होता है, इस पर विचार करना उचित है। बिल्कुल उचित है। तो अभी तक द्रव और विकर्ण के द्वैत प्रकृति की संज्ञानात्मक समझ विकसित नहीं हो सकी है। तो ये अभी है कि द्रव और विकर्ण की द्वैत प्रकृति है, उसकी संज्ञानात्मक समझ विकसित नहीं हुई है। हमने भी कैसे देखा, हमने देखा इक्वेशंस जो है हमने बराबर की, हमने देखा कि यार ये इस साइड जो चीज है वो दोनों तरंग, मतलब जो बाएं चीज और दाएं चीज अलग अलग प्रकृति को शो कर रहे हैं, मतलब दिखा नहीं थी। वो अलग प्रकृति दिखा रहा है, और दाएं और बराबर के इक्वल साइन के जो है बाएं और अलग दिखा रहा है, दाएं और अलग दिखा रहा है। जैसे कि दो तरीके की जो है वो प्रकृति होती है। और क्या, हाँ, तो जो है अपनी दो तरीके की प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति। तो हमने देखा था कि जो है बाएं ओर तरंग प्रकृति दिखा रहा है या दाएं ओर कण प्रकृति दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है, हमने इस निष्कर्ष पे आए थे कि जो है दोनों प्रकृति जो है दिखा सकता है कोई पदार्थ, या फिर कोई भी प्रकृति, जो कोई किसी तरह का प्रकाश, या किसी को बोलते हैं लाइट जिसको बोलते हैं, और अपना जो है कोई भी अधातु, दोनों प्रकृति दिखा सकता है। तभी तक हमने इसकी संज्ञानात्मक समझ जो है विकसित नहीं की थी, कि हमने जो है इक्वेशंस के बेसिस पे बात की थी। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम यांत्रिकी के महान संस्थापक नील बोहर, अल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने द्रव्य तरंग और संबंधित संकल्पनाओं के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि ये जो है जो द्वैत प्रकृति है, दो ये बहुत ही जो है वो सोचने वाला टॉपिक है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है, या इतना इतना कठिन है, इसको अपने आप में ही समझना। कि आप खुद बताइए, कोई कोई धातु या कोई भी लाइट दो प्रकृति कैसे दिखा सकती है। ये जो है उसको प्रूव करना भी अपने आप में बड़ी बात है, और ये बहुत ही संघर्ष भरी बात है। और इसलिए इन लोगों ने, साइंटिस्टों ने अपना पूरा योगदान दिया है, उन्होंने अपनी जो है बहुत प्रयास किए हैं इसको समझाने के। तो उसी के बारे में है कि कैसे जो है इन्होंने थ्योरीज वगैरह निकाली, कैसे उन्होंने जो द्वैत प्रकृति को समझाया। तो क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी व्याख्या आज भी सक्रिय शोध का विषय है। हम्म, समझा। और द्रव तरंग की संकल्पना क्या है। आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी में गणितीय रूप से द्रव्य तरंग की संकल्पना को सफलतापूर्वक प्रविष्ट किया गया है। और मैक्स बोर्न ने द्रव्य तरंग के आयाम की एक प्रायिकता व्याख्या सुनाई। सिंपल है। और ये पैराग्राफ बहुत इजी है, आप खुद भी पढ़ सकते थे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, और नॉर्मल है, कुछ उसमें ऐसा बताने वाला है नहीं, लेकिन मैंने कवर इसलिए कर दिया कि बीच में कुछ भी छूटे ना। तो द्रव्य तरंग और कण की प्रायिकता। द्रव्य तरंग की तीव्रता एक बिंदु पर कण की प्रायिकता घनत्व को निर्धारित करती है। मैक्स बोर्न ने द्रव्य तरंग के आयाम की एक प्रायिकता व्याख्या सुनाई।
तीव्रता और प्रायिकता का संबंध। अब तीव्रता का संबंध हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि हाँ, तो तीव्रता जो है वो पहले भी हम देख चुके हैं कि तीव्रता का जो है ग्राफ जो है कैसा बनता है, और जो उसके तीव्रता बढ़ाने पर जो है अपना कैसे धारा बदलती है, या तीव्रता बढ़ाने पर कैसे अपना विभव बदलता है। क्योंकि ग्राफ जो है आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ आना अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है और जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद होंगे तो आप, जैसे आपको अगर मैंने तीव्रता का ग्राफ समझाया, अगर आपको ग्राफ याद है तो अगर आप तीव्रता की कोई और चीज पढ़ोगे तो आप जो है उस ग्राफ से जो है उस चीज को जो है कनेक्ट कर पाओगे कि आपने ये पढ़ा है तो इसमें ऐसा होता था, तो इसमें क्या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर इसमें ऐसा था तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है में जो है आपकी पूरी समझ डेवलप हो जाती है। तो आपको जो है सारे ग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्राफ को रटना नहीं है, ग्राफ को समझना है। अगर आप ग्राफ को समझेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो कितना डॉट से डॉट जब कनेक्ट होते हैं तभी पढ़ाई अच्छे से होती है। तो आपको जो कुछ नहीं करना है, आपको केवल हर एक ग्राफ को समझना है, रटना नहीं है। हम तो कह रहे हैं आपको फॉर्मूले भी समझने हैं, कुछ फॉर्मूले रटने हैं, आपको दो तीन फॉर्मूले अगर अपने याद कर लिए तो बस आपके सारे फॉर्मूले उससे बन जाएंगे। आपको सारे फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने जितने मैंने उदाहरण करा आप सारे फॉर्मूले याद करते जा रहे हो, याद करो, कुछ नहीं होता यार। मेरे हिसाब से तो दो तीन फॉर्मूले होंगे, मुश्किल से दो होंगे यार, मेरे हिसाब से तो दो होने चाहिए। दो फॉर्मूले होंगे चैप्टर में मुश्किल से, दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए। मैं आपको एट द एंड जो आखिरी वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से वो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। मैं आपको बना के ही बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो बस दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उससे आपके सारे फॉर्मूले जो है बन जाएंगे। तो सारे फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो फिर तीव्रता और प्रायिकता का संबंध। किसी विशेष क्षेत्र में द्रव तरंग की तीव्रता अधिक होने पर कण के पास जाने की प्रायिकता भी अधिक होगी। तीव्रता कम होने पर प्रायिकता भी कम होगी उसी क्षेत्र की तुलना में। अब देखिए, अगर एक क्षेत्र की तुलना में देखा जाए, मतलब क्षेत्र जो है वो उसी क्षेत्र में देखा जाए, उसकी तुलना में देखा जाए तो द्रव तरंग की तीव्रता अधिक होने पर कण के पास जाने की प्रायिकता भी अधिक होगी। ठीक है, और तीव्रता कम होने पर प्रायिकता भी कम हो जाएगी। तो ये बात समझना भी जरूरी है, उसी क्षेत्र की तुलना में। बस यही था एक टॉपिक, और आज ज्यादा था नहीं इसमें कुछ। नॉर्मल सा एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वैसे मैं मुझे लगा पहले इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर मैं लगा कुछ छूट ना जाए। कॉन्टिन्यूस चलते हैं, जो भी बीच में आ रहा है सब पढ़ाते चलते हैं, और ये शायद न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है। तो पहले बता देता हूँ कि ये जो नई एनसीईआरटी है शायद शायद उसमें नहीं है। मैं मुझे मुझे पता नहीं है, शायद जर्मन और शायद डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। और इसका मुझे पता नहीं, शायद होगा, लेकिन होगा भी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दब तरंगों का प्राय अर्थ हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा भी तो ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। क्योंकि जो है अपने इंपॉर्टेंट से मतलब नहीं है, आपको हर चीज आनी चाहिए। अगर आप जो है केवल इसलिए पढ़ेंगे कि हम एग्जाम में नंबर ले आए, तो हो सकता है कि अभी आप एक एग्जाम में नंबर अच्छे आ भी जाए, लेकिन फ्यूचर में जो है आपको दिक्कत हो सकती है, और फ्यूचर में जो है आपको ही हमें जरूरत पड़ेगी। हमेशा आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा नया जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऊर्जा आपके अंदर जो है उत्सर्जित होना चाहिए आपको, कि जब कोई नई चीज आपको पढ़ने को मिले तो आप जो है नई चीज पढ़ने पर ये मत सोचिएगा कि यार ये एग्जाम में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इसको छोड़ देते हैं, कितना ही आए कितने ही नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो मत करिए ऐसा। हर चीज पढ़िए, जो चीज आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो उसको भी एक बार रीड जरूर करिए, क्योंकि आना सब कुछ चाहिए। इंपॉर्टेंट ना होने से आना तो एटलीस्ट सब कुछ चाहिए, कम से कम आपको आना चाहिए। तो हर चीज को पढ़ना है, पैराग्राफ भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसे नहीं आप उसको छोड़ दो। और इम्पोर्टेंट तो नहीं है उतना मैं कहूंगा, लेकिन आप इसको क्वेश्चन अभी भी बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन उतना जो है इससे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और आप एक एक नंबर की कीमत जानते हैं, तो आपको जो है बिल्कुल टॉपिक अच्छे से ही पढ़ना है। तो उसको पढ़िएगा पैराग्राफ को, कुछ भी समझ में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर नहीं आया तो दोबारा बिल्कुल देख लीजिए। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने लिखा है पीपीटी में, कोई कठिन वर्ड यूज नहीं किया है। नॉर्मल पैराग्राफ आप खुद ही पढ़ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मैंने पढ़ा ही दिया है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलिए फिर आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं वैसे। और कलम क्या पढ़ेंगे, कलम वो उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 11.6। और उसके बाद जो है डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे हम। और उसके बाद जो है हम एटम्स चैप्टर जो मूवी में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वीडियोज में डाल रहा हूँ, तो उस चैप्टर को मैं पढ़ना इसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर को हम उदाहरण से और उसके बाद डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट के साथ खत्म कर दूंगा। तो आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, तो आपका चैप्टर बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को जो है बिल्कुल, ये चैप्टर ना बिल्कुल इजी है मेरे हिसाब से, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगर आप ग्राफ्स वगैरह ढंग से पढ़ते हो, और आप एग्जाम वो फॉर्मूले दो चार अच्छे से, मतलब फॉर्मूला आपने अच्छे से सारे देख रखे हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं, तो मेरे हिसाब से चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था 12th में, तो मेरे बहुत ही सबसे इजी चैप्टर जो पूरी फिजिक्स में मुझे लगता था, तो ये चाहिए ही चैप्टर है। क्योंकि ये मैंने पढ़ा कैसे, मैंने हर एक ग्राफ को अच्छे से समझा, हर एक ग्राफ को अच्छे से समझा, मैंने हर एक फॉर्मूला समझा कि ये बनते कैसे हैं। तो मैंने दो चार बस फॉर्मूले याद किए, मुझे सारे
सारे फॉर्मूले मैं खुद ही बना लेता था। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, आपको ग्राफ जो है रटने नहीं, आपको ग्राफ समझने हैं। फॉर्मूला सारे आप खुद ही बन जाएंगे, केवल 2-3 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो सारे फॉर्मूले खुद ही बन जाएंगे। तो बस आपको एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट करते चलिए, ना ग्राफ अच्छे से मेरे साथ पढ़ने हैं, फॉर्मूले भी आप सारे मेरे साथ याद कर लीजिएगा। और मेरे साथ मैं अब आखिरी वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे आपको जो है ग्राफ वगैरह बनाने हैं और ग्राफ कैसे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। और लास्ट वीडियो जो है कुछ पॉइंट भी दूंगा चैप्टर के, कि ये जो है मेन पॉइंट्स हैं, इनको जो है एक बार रिव्यू टाइप का दूंगा मैं आपको लास्ट लेक्चर में। तो चलिए अगले लेक्चर में उदाहरण पढ़ेंगे। और उदाहरण पढ़ने के लिए आप सारे फॉर्मूले जो है फिर से एक बार देख के आइएगा, फॉर्मूले देख के आइएगा, और एक बार जो है प्रश्न जो अगला उदाहरण 11.6 उसको करने का भी प्रयास कीजिएगा। आंसर मत देखिएगा, पहले करने का प्रयास कीजिएगा, आंसर देख के तो कोई भी कर सकता है। तो आप पहले इसको देखना, पहले आप प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कॉपी पे। और सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं होता तो अगले लेक्चर में आपको बता देंगे सॉल्व करके। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।